बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो अहम खबरों पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर, जिसमें कोई पहलू ऐसा नहीं था जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने उजागर ना किया हो। और दूसरी अहम खबर अब्दुल गफूर हैदरी का वो बयान कि जब हम रात में मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं और वो हमसे किस बात का तकाजा करते हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक अंदरूनी सियासत जहाँ पर अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है और एक इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं और आज की तकरीर के बाद पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है। क्योंकि हमने पाकिस्तान ने बात की है मनी लॉन्ड्रिंग की, पाकिस्तान ने बात की है गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, पाकिस्तान ने कश्मीर का मामला, फ़लस्तीन का मामला और जो कुछ इस वक्त भारत में हो रहा है उस पर बात की है। इस वक्त इस तकरीर के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की, भारतीय मीडिया काफ़ी उछल कूद कर रहा है और उनका उछल कूद करना बनता भी है। इस तमाम ये जो हमारी खबरें हैं इस पर तबसरा करने के लिए और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हालात हैं और वहाँ पे क्या खबरें आ रही हैं, हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन रात को मिलता रहा, बताया गया कि किस किस ने मुलाकात की। और अब दूसरी तरफ से अब्दुल गफूर हैदरी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कि असरी क़यादत ने हमारे से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ का मामला आप रहने दें, हम खुद इसको देख लेंगे। सर, ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और शेख रशीद साहब जिस तरह कहते हैं कि हर शहर में एक नया नाम वो बताएंगे, और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक लंबी लिस्ट है। मरीम औरंगजेब की मुलाकात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई, अयाज सादिक की मुलाकात हुई और फिर दूसरे भी कई नाम हैं। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। आपको लगता है कि ये मामला खतरनाक हद तक आगे बढ़ रहे हैं और सियासी तनाव हमें नजर आएगा अगले 2-3 माह के अंदर? देखें हाशमी साहब, इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए अहम है कि मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट से बाहर हैं और मियां नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट से बाहर हैं और मियां नवाज शरीफ तो साथ नाअहल भी हैं और उनकी साहबजादी का भी फ़िलहाल कोई सियासी मुस्तकबिल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में कुदरती जो हलीफ हैं, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल एलाइज हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब एक इंतहा की जानिब जाएं और इस इंतहा की जानिब वो जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासत है और ऐसे उनके लीडरान जिनकी सियासत अभी बची हुई है, उनकी सियासत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अब मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन ने साथ इसलिए रखा हुआ है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून उनको बहुत ज़्यादा वेटेज इसलिए देती है, मरियम नवाज़ साहिबा और मियां नवाज शरीफ, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो एक उनकी कारकुनों की एक क़ुव्वत है और वो क़ुव्वत इस वजह से है कि हमें पता है कि उनके साथ मदारिस के काफ़ी बच्चे हैं और वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू भी बन जाता है। हमें पता है कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक धरना दिया था और उसमें 90% लोग वो थे उस धरने में शरीक जो कि मुख्तलिफ मदारिस से वो तलबा लाए गए थे। तो उस सूरत में उन तलबा को मुंतशिर करना वो एक अलग इशू बन जाता है, बड़ा हसास मामला पाकिस्तान के अंदर बन जाता है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की वो जो ताकत है उसको इस्तेमाल करना चाह रही है नून लीग। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान चूँकि ख़ुद भी पार्लियामेंट से बाहर हैं, तो वो एक डेस्परेट एफर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त एक कोशिश की जाए कि ये जो जमूद है सियासी निज़ाम में पिछले 2 साल से अपोजिशन के लिए, यानी अपोजिशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, वो उस जमूद को किसी तरीके से तोड़ा जाए। अब जहाँ तक मुलाकातों का मामला है कि आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई और DGISI से मुलाकातें हुई, तो यह खबर ब्रेक करने वालों में मैं शामिल था जिन्होंने ये बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में धरने से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की 2 मुलाकातें हुई थी आर्मी चीफ से। अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब तो ये फरमा रहे हैं कि उसमें उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा था कि ये धरना ना दें, आप आज़ादी मार्च ना करें, और मियां नवाज शरीफ का मामला भी आर्मी चीफ की तरफ से डिस्कस हुआ। लेकिन दूसरी तरफ के जो ज़राए हैं उसकी मैं आपको खबर दे दूं, जो उस वक्त भी उन्होंने हमें बताई थी कि मौलाना साहब 2 नुकात लेकर उस मीटिंग में गए थे आर्मी चीफ के पास। एक नुकता तो उनको ये था कि 2018 में बड़ी मुबैना धांधली हुई है और मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को भी धांधली के ज़रिए हराया गया। उसके ऊपर आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था कि एक पार्लिमानी कमेटी आप लोगों ने खुद ही बनाई है, पार्लिमानी रहनुमाओं ने, जिसने धांधली की तहकीकात करनी थी।
तो आपको किसने रोका है? कहाँ पे फौज ने उस चीज़ में रोड़े अटकाए हैं कि इस, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि धांधली हुई है, तो फौज ने तो नहीं आपको रोका या किसी पार्लिमानी रहनुमा को रोका कि उस धांधली की तहकीकात की जाए। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब चाहते थे कि वो रेड जोन में भी जाएं, उसके लिए उन्होंने नून लीग को भी ऑफ़र की थी कि वो अगर साथ मिल जाएं तो एक वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि शायद हुकूमत या कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएं। तो मौलाना साहब को आर्मी चीफ की तरफ से हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया गया था कि एहतजाज करना आपका हक़ है, हर सियासी जमात का हक़ है, फ़ौज बिल्कुल इस मामले में नहीं आएगी, लेकिन रेड जोन में जाकर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे अफरा तफरी पैदा होती है, जिससे फसाद पैदा होता है, जिससे अनारकी पैदा होती है, जिससे मुल्क की सलामती को भी कोई ख़तरा होता है, क्योंकि आपको पता है कि रेड जोन में पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट हाउस है, सफारत खाने हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव वहाँ पे है, यानी सबसे हमारी जो सेंसिटिव जगह है वो रेड जोन में पार्लियामेंट के सामने ये पूरी शाराए दस्तूर जिसको हम कहते हैं। तो उनसे ये कहा गया था कि उसकी इजाज़त नहीं होगी, और वो इस वजह से नहीं कि फ़ौज कोई इमरान खान के साथ खड़ी है, उन्हें कहा गया था कि अगर कोई भी हुकूमत होगी तो वो इस किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाएगी तो हम उसको एक फ़र्ज़ के तौर पर निभाएंगे, तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। बाकी आप अपने प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, आप 10 दिन धरना देना चाहते हैं, 20 दिन धरना देना चाहते हैं, 30 दिन धरना देना चाहते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। तो ये हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी मुलाकात ये हुई थी, लेकिन अब चूँकि एक माहौल ऐसा है APC के बाद बना है कि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी आ रहे हैं, अगरचे उन्होंने पहले कहा था कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं मिला, लेकिन बाद में पता चल गया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 दफ़ा मुलाकात करके आए हैं आर्मी चीफ से, और कराची से पहले उन्होंने लाहौर ट्रैवल किया, लाहौर से फिर वो रावलपिंडी गए। तो इस पूरी सूरत हाल में ये बड़ा एविडेंट है कि अब अपोजिशन जो है, अपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी नहीं, ख़ास तौर पर नून लीग और JUI यानी मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो कि टकराव का तासुर पैदा हो, उस टकराव के तासुर में से शायद कोई ऐसा दबाव पैदा हो कि JUI के लिए और नून लीग के लिए कोई रिलीफ की पोजीशन हासिल हो। मैं आज इस बहस को यहाँ पे दफन भी करना चाहता हूँ। इस तकरीर से पहले नवाज शरीफ की लोग उनकी सेहत के हवाले से बात करते रहे। अब तो पता चल गया हमें कि उनकी सेहत ठीक है, वो बिल्कुल हशाश-बशाश हैं और अब ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। वो सिर्फ टाइम बाइंग कर रहे थे, कोई डील करना चाहते थे, वो हुई नहीं, लिहाज़ा उन्होंने एकदम से बरमला इस किस्म की सियासत खुल्लम-खुल्ला अपने बयान के ज़रिए कौम के सामने रख दी। राज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, डील तो जो नून लीग के रहनुमा हैं वो तो निजी महफिलों में हमारे साथ भी साफियों के साथ बैठते हैं, तो वो कहते हैं ये ओपन सीक्रेट है कि वो एक समझौते के तहत बाहर गए थे, एक खुला राज है। लेकिन हाशमी साहब, सवाल ये भी है ना कि वो डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ तो नहीं हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो उनको परमिशन नहीं दी थी। हम मुझे ज़ाती तौर पे पता है, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं बहुत ज़्यादा, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने तो एक श्योरिटी बॉन्ड की शर्त भी रख दी थी, लेकिन उनकी जो डील हुई है वो हमें सबको पता है कि वो ताकतवर हल्कों से हुई है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कुछ अर्सा पहले तक, यानी लास्ट ईयर नवंबर तक, मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था कि शहबाज शरीफ ताकतवर हल्कों से रब्ता करके नून लीग के लिए या उनके लिए या उनकी साहबजादी के लिए कोई रिलीफ हासिल करें। दूसरी बात यह है कि अस्करी जो हमारे इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि जब इस किस्म का कोई मामला हो, सियासतदान उनको अप्रोच करें तो उनकी तरफ से भी ये डिस्करेजमेंट होनी चाहिए, वो भी डिस्करेज करें। क्योंकि फिर होता यह है कि यही सियासतदान जैसे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने उस मुलाकात को एक मुख्तलिफ मानी पहनाए, तो उससे फिर इदारे मुतराज़ा होते हैं। फिर वो इंडियन मीडिया उसकी हेडलाइंस बनाता है, इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस बनाता है, उस पर फिर हमें तकलीफ भी होती है और बजा हमें तकलीफ होती है। यानी हमें से मुराद ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, बहुत से लोगों को, तो उसमें फिर इदारे इसी वजह से मुतनाज़ा भी बनते हैं। तो वो जब शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की डील करने की कोशिश की थी, राब्ते करने की कोशिश की थी, अगर उनको उस वक्त जवाब दिया जाता कि ये सियासी मामला है और आप हुकूमत के साथ ये मामला हल करें, तो शायद ये फिर अब जो फिंगर पॉइंटिंग हमें अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से नज़र आ रही है ये ना होती। अगर मौलाना फजल रहमान ने खुद आर्मी चीफ के पास गए भी थे, उस वक्त अगर उनको पैगाम दे दिया जाता कि मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने सियासी मसाइल हल करें, तो फिर ये फिंगर पॉइंटिंग ना होती। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी इस किस्म के सियासी मामलात होते हैं तो बीच में हमारे सियासतदान जो हैं वो ताकतवर हलकों के दर पे ज़रूर हाज़िरी देते हैं,
और वहाँ से भी ताकतवर हलकों के दर से भी किसी सियासतदान को फैज़ मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। तो ये हमारी सियासत का एक हिस्सा है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा और अब ये बहस हमारी जो है यहाँ पे खैर खत्म हो जानी चाहिए कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है और उस वक्त तक बीमार रहे जब तक उनकी मनपसंद डील और बाकी बातें नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज का इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी चाहूंगा रोशनी डालने इमरान खान की तकरीर और माजी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे है। आज उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे जो बातें कही, कश्मीर की बात भी हुई, फ़लस्तीन की बात भी हुई, गुस्ताखाना खाकों की भी बात भी हुई और इम्पोर्टेंटली मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात की कि दुनिया को जिन खतरात इस वक्त जो सामने आ रहे हैं वो हैव्स एंड हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट है। अमीर मुल्कों का मुकाबला गरीब मुल्कों के साथ है और फिर ये जो ताकत का तवाज़ुन और फिर इस पे उन्होंने बात की। कोई एक ऐसा पहलू रह गया है साहब जो इस स्पीच में ना हो क्योंकि सब कुछ हो गया है? हाशमी साहब, खान साहब की शख्सियत का एक पहलू जो है वो सियासतदान के तौर पर और एक इंसान के तौर पर जो मैंने और आप सब ने बतौर साफ़ी भी ऑब्ज़र्व किया है कि वो एक बयानिया जब बना लेते हैं, एक नैरेटिव बना लेते हैं, तो वो उसको इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं, इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि उस नैरेटिव के नतीजे में जो उन्होंने हासिल करना होता है, जब तक वो हासिल ना कर लें वो उसको कन्विंस करने की लोगों को कोशिश करते रहते हैं। हमने देखा उन्होंने धांधली का एक नैरेटिव बनाया था पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा हार्ड हिटिंग, और वो उसको उन्होंने इतना ज़्यादा रिपीट किया कि लोग यकीन करने लग गए कि वाकई बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। और 2013 के जो इलेक्शन था उसी तरह अब हमने देखा जो लास्ट ईयर की स्पीच थी यूएनजीए में, वो कवर करने के लिए मैं खुद न्यूयॉर्क में यूएनजीए में मौजूद था और बहुत ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग तारीखी तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त भी। अभी आप देखें कि ये जो आज भी उन्होंने तकरीर की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम थी। मनी लॉन्ड्रिंग का तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल से कल परसों भी जो खिताब किया था उसमें भी वो जिक्र कर दिया था कि इंडिया के हवाले से उन्होंने बहुत ही मुदल्लल, यानी जहां इंडिया को सबसे ज़्यादा वो हिट कर सकते थे उन्होंने इंडिया को हिट किया है। नरेंद्र मोदी को जहां सबसे ज़्यादा हिट कर सकते थे, यानी उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, आरएसएस कभी भी इस तरह उसकी आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं होती थी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो लास्ट ईयर एड्रेस किया था और आज दोबारा उसी को एड्रेस किया है, इससे पहले दुनिया में आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को इतना शऊर नहीं था कि ये इंतहा पसंदी जो है वो क्या है। मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत मुदल्लल उन्होंने बताया कि ये जो मकबूजा कश्मीर को हम कहते हैं कि ये एटमी फ्लैश पॉइंट है, ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, फसाना नहीं है, या ये नहीं है कि इसका कोई इम्कान नहीं है। आप देखें लास्ट फेब में जो 27 फरवरी को एपिसोड हुआ, यानी 26 फरवरी को जो मिस एडवेंचर किया इंडिया ने, वो कश्मीर के तनाजुर में था। उसके बाद पाकिस्तान को वो रिटेलिएट करना पड़ा। अगले दिन पाकिस्तान ने 2 तैयारे उनके गिरा दिए। अब उस वक्त ये हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी, उस ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद था, दिफाई हुकाम। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े मिसाइल फेंकने का मंसूबा बना लिया था। वो मिसाइल बिल्कुल लॉन्चिंग पैड के ऊपर थे। पाकिस्तान ने फिर अपने 2 दोस्त ममालिक के जरिए पैगाम भेजा था भारत को, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ गई थी कि जितने मिसाइल हम पे फेंके जाएंगे उससे 3 गुना मिसाइल हम इमीडिएटली फेंकेंगे इंडिया के ऊपर। और नरेंद्र मोदी जैसा इंतहा पसंद जो सियासतदान है जिसने अपनी पब्लिक को खुश करना होता है, वो उस इकदाम के लिए बिल्कुल तैयार था और वो सब कुछ कश्मीर के तनाजुर में हो रहा था। तो अगर जाहिर है कि वो अगर इंतहाई इकदाम उस वक्त उठा लेता नरेंद्र मोदी, तो यहाँ से पाकिस्तान के पास तो रिटेलिएट करने के सिवा कोई चारा नहीं था। यानी उन्होंने सिर्फ एक मिस एडवेंचर किया बालाकोट में एलओसी को क्रॉस करके। पाकिस्तान ने विद इन 24 आवर्स, हैरान कुन, आप देखें द प्रिंट की रिपोर्ट देखें जो इंडियन मीडिया, उनकी अपनी रिपोर्ट इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की, कि वो हैरान कुन रिस्क लिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि उनकी सर्विलेंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी उस वक्त उनकी इंडियन एयरफोर्स की, लेकिन वो हमने जाके वहाँ 2 तैयारे गिराए। तो ज़ाहिर अगर वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे मिसाइल हमले होते तो पाकिस्तान भी करता, और उसके बाद कौन गारंटी दे सकता था कि ये जो मसला है वो एटमी जंग की तरफ नहीं जाएगा। तो इसी की तरफ प्राइम मिनिस्टर ने एहसास दिलाया, कश्मीर का भी इशू हाईलाइट कर दिया और दुनिया को ये भी बताया कि ये कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अगर यहाँ पे एटमी जंग होती है तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बर्बाद तबाह नहीं होंगे, ये पूरी दुनिया तबाह होगी। तो बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल तकरीर थी। फिर उनका आप लेजा देखें, एतमाद देखें, अगरचे वो अंग्रेज़ी में स्पीच कर रहे थे, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को शायद उनकी अंग्रेज़ी की वो चीज़ें समझ ना आई, लेकिन उनका लहजा लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनके जो तासुरात थे वो ज़रूर समझ आए होंगे। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी तकरीर लिखी हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर भी की गई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा,
इमरान खान के बहुत सारे, इस हुकूमत के बहुत सारे दुश्मन ऑपोजिशन की किसी सूरत में पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये गेम उन्होंने ओपन कर दी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। हम बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनते हैं, जब नवाज शरीफ का मामला आता है, सफारतकारों की मुलाकातें हुई, बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा कि आपको एम्बेसीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, कौन कहाँ से किधर जा रहा है और कौन मुलाकातें कर रहा है। इस किस्म की बातें भी हुई। जब आप इंडिया को इस तरह ललकारेंगे, जब आप इंटरनेशनल मनी लॉन्डर्स, यानी उन्होंने कहा कि ताकतवर मुल्कों को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदामात उठाने हैं, तो आपको लगता नहीं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स अब इस गेम में शामिल होंगे और पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को इससे कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स में दो किस्म के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। एक तो वो जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान की सियासत पर उनका गहरा असर और रसूख है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में वो हुकूमत सूट करती है जो नज़रियाती तौर पर उनके करीब हो। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब हमारा दोस्त है, लेकिन उनको वो हुकूमत पाकिस्तान में सूट करेगी जो नज़रियाती तौर पर जो हुक्मरान उनके ज़्यादा करीब होगा। यही हाल जो है वो अमेरिका का है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर में एक इंडिया जैसे ममालिक आ जाते हैं, इसराइल जैसे ममालिक आ जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं और वैसे ही पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो वो फिर छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको फिर वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस किस्म के स्टेटमेंट जिन भी हालात में दिया मियाँ नवाज शरीफ ने, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन हमने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है और वो दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करती है, वो इन्हीं सारे बयानात की वजह से। व्यूअर्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।